Hey guys, this is Abhishek Mishra and I'm going to show you the xerox of 3 X-ray of our chest. This is the first one. You guys just have to remember the differences between these 3 X-ray. Okay. आपको बस इन तीनों एक्सरे के बीच में डिफरेंसेस कुछ हैं वो बस गौर करना है. ओके, ये पहला है, ये दूसरा है, पहला, दूसरा, and the third one is this, and I'm going to reveal that this is the normal X-ray. This is a normal X-ray of our chest. Okay. Anyway, so आप फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा 2 लंग्स, एक आदमी और एक कुछ पाइप. तो ये है हमारा 2 लंग्स, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, और यहाँ पे एक नॉच दिख रहा है यार. इसका जो शेप है कुछ इसमें डिफरेंस है. वो शेप में डिफरेंस होने की वजह यहाँ पे हार्ट होता है. खैर यहाँ पे ये टॉपिक नहीं है. टॉपिक है जो हमारे लंग का इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे लंग में, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं और उस वजह से निमोनिया होती है. उस निमोनिया के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. खैर वो एक्सरे जो है हम लोग लास्ट में लाएंगे, उसका जो डिफरेंसेस था उसको भी क्लियर करेंगे. खैर ये नोस्ट्रल, यहाँ से ब्रीदिंग होने पे हवा अंदर आ रही है. ये हुआ हमारा फेरिंग्स वाला रीजन, और यहाँ पे आ रहे हैं ओसोफेगस नीचे. ओके, ये कॉमन रीजन है ओसोफेगस और हमारे ट्रेकिया के बीच में. यहाँ से ओसोफेगस अलग होकर स्टमक में चली जाती है और ये ट्रेकिया अंदर आके लंग्स में आ जाती है. ओके, ये ट्रेकिया के ऊपर में एक कार्टिलेजस फ्लैप जैसे कि एपिग्लोटिस कहा जाता है, और ये ओसोफेगस पीछे चली जाती है गलट, और जो एपिग्लोटिस है ग्लोटिस जो है वो आगे आ जाती है. जब हम खाना खाते हैं तो ट्रेकिया ऊपर जाती है, एपिग्लोटिस से ढक लेती है जिससे कि खाने जो है हमारे ट्रेकिया वाले रीजन में ना जाए. खैर ये गोल गोल दिख रहा है हमारे, ये ट्रेकिया है. और ट्रेकिया के ऊपर में जो गोल गोल दिख रहा है ये इसका कार्टिलेजस रिंग है जो कि इसको सपोर्ट करता है. इस वजह से अगर ये ना रहे तो हो सकता है कभी कभार हमारे लंग का प्रेशर कम हो जाए और ये कोलेप्स हो जाए. कोलेप्स होकर ऐसे चिपक जाएगी यार. ये अगर चिपक गई तो फिर हवा अंदर जाएगी ही नहीं. तो ये कोलेप्स ना करे, इस वजह से यहाँ पे कार्टिलेजस रिंग होती है जो कि इसको इसे पकड़ के रखती है. हाँ, जो हमारा ओसोफेगस वाला रीजन है, हम तो हमेशा 24 घंटे खाएंगे नहीं, तो ये कोलेप्स हो सकती है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है. तो इसमें कार्टिलेजस रिंग की ज़रूरत नहीं है हमारे ओसोफेगस वाले रीजन में. खैर ये ट्रेकिया से आके दोनों लंग में डिवाइड हो रही है. ट्रेकिया यहाँ लंग्स के रीजन पे आके, तो यहाँ पे ये हो गया ब्रोंकाई, डिवाइड हो गई ट्रेकिया अंदर आके हो गई ब्रोंकाई. ओके, और ब्रोंकाई फिर अलग अलग डिवाइड होकर ब्रोंकियल में कन्वर्ट होती है और लास्टली जाती है हमारे अल्वोलाई पे, अल्वोलर सैक पे. अल्वोलर सैक जो अल्वोलाई का गुच्छा है, ये ब्लू जो दिख रहा है यहाँ पे, ये अल्वोलर सैक है. खैर इसको भी जूम करेंगे हम, जूम इन करके इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो देखेंगे. खैर इसको अगर जूम इन करें तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा सा. ओके, यहाँ पर ये जो ब्लड अंदर आ रही है और ये ब्लड को ले जा रही है. तो ब्लड को जो अंदर ला रही है वो क्या है, ब्लड को जो बाहर ले जा रही है वो क्या है जानना नहीं है हमें. यहाँ पे अल्वोलर सैक के रीजन में अंगूरों का गुच्छा ऐसा जो दिख रहा है, यहाँ पर ब्लड एक्सचेंज हो रहा है और कैपिलरी की हेल्प से. हाँ, तो यहाँ अल्वोलर सैक के रीजन पे ही गैसेस एक्सचेंज हो रही है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और हमारे बॉडी के बीच में, बॉडी यानी कि ब्लड के बीच में. खैर होता क्या है यार, जब मान लो हम सांस ले रहे हैं तो सांस के साथ साथ जब हम ब्रीदिंग करेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे ऐसे पैरासाइट हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं जो हमारे हवा अंदर आने वाले हवा के ब्रीदिंग के साथ साथ हवा के साथ साथ अंदर आ जाएंगे. और हालांकि उसका काफ़ी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमारे बॉडी ने बना के रखा है, काफ़ी शानदार मैकेनिज्म है. अगर जानोगे तो काफ़ी आश्चर्य भवन का बनाया हुआ हमारे शरीर पे. खैर जब हम अंदर आते हैं, हवा मान लो अंदर, हवा के साथ साथ कोई बैक्टीरिया अंदर आ गया या कोई वायरस अंदर आ गया, प्रोटोजो अंदर आ गया, फंगाई अंदर आ गया, तो जनरली क्या होगा यार, हमारे ट्रेकिया उसे पहले ही पकड़ लेंगे. एक बात और, ट्रेकिया से लेकर हम लोग अगर लास्ट जो अल्वोलर डक्ट था, अल्वोलर डक्ट से कुछ पहले तक जो टर्मिनल ब्रोंकाइल थे, वहाँ तक सीलिया होती है. सीलिया के साथ साथ वहाँ कुछ म्यूकस सीक्रेटिंग सेल होते हैं जिन्हें कि गॉबलेट सेल कहा जाता है. अगर उनका स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से है. अगर ट्रेकिया को मैं हल्का सा इसका जूम इन करूँ, ये रीजन को मान लो ट्रेकिया का है, इसको अगर मैं जूम इन करूँ इस तरह से तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखेगा. यहाँ पर ये देख रहे हो, ये जो सेल है ये सीलिएटेड कॉलमनर सेल है. यहाँ पे सीलिया है इस सेल के टर्मिनल एंड पे, जो कि बाइफर्केट करते रहते हैं, जो कि वाइब्रेट करते रहते हैं, और वाइब्रेट करके
मान लो जो अंदर में आ गया है उसे पकड़ लेंगे। देखो ये म्यूकस सिक्रीट हो रहा है गोबलेट ग्लैंड से, ये गोबलेट ग्लैंड ओके, यहाँ पे इसी रीजन में ट्रेकियल रीजन में, ट्रेकिया से जहाँ का टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये गोबलेट सेल होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं। म्यूकस एक थिक म्यूकस समझो तरह से, जो कफ होता है उस तरह से। और यहाँ पर अंदर में कुछ भी वायरल पार्टिकल या बैक्टीरियल पार्टिकल आ रहा है तो उसे ये कैप्चर कर लेंगे, पकड़ लेंगे इसे ओके। अब पकड़ने के बाद यहाँ सिलिया जो है इसे वाइब्रेट करते 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 ऊपर ला देगी। ऊपर मान लो यहाँ से चल रहा है ओके, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, इसे पकड़ के हो सकता है ऊपर पहुँचा दे यहाँ तक तो ला देंगे। इसके बाद कहाँ जाएगा ये? इसके बाद हो सकता है हम लोग इसे स्पीट आउट कर दें, या फिर कई लोग ऐसा होता है जिसे निगल लेते हैं। अब क्वेश्चन हो सकता है यार निकलने का कुछ हो सकता है, अगर हम बॉडी से निकल रहा है इसे हम फिर से निकल लें, क्या कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि निकलने के बाद ये जाएगी हमारे स्टोमक में और स्टोमक में वो खा जाएगा, कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम होगी नहीं। तो हमारे बॉडी का अपना मैकेनिज्म है जो कि कई सारे ऐसे पैथोजन से बचाता है, रोकता है उन्हें और उन्हें बाहर भी निकाल देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है वो पैथोजन आते आते इस सारे म्यूकस वाले रीजन से, सिलिया वाले रीजन से बच जाएँ और पहुँच जाएँ हमारे मेन अल्वोलाई के पास, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। वहाँ पर ना ही कोई गॉबलेट ग्लैंड है, ना ही कोई म्यूकस लेयर है। होता है क्या, ये वहाँ पर पहुँचने के बाद वो उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। वो फॉरेन बॉडी है, हमारा बॉडी का सेल एल्वोलाई जो पहचान जाता है कोई घुसपैठिया अंदर आ चुका है। अब उसके पास बचाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसके पास ना तुम्हारा म्यूकस म्यूकस लेयर है जो कि उसे पकड़ ले अब बाहर फेंक दे, और ना इसीलिए है जो कि इसको खिसा करके धीरे धीरे खिसा के बाहर निकालने में हेल्प करे। ऐसा तो कुछ वहाँ पे मैकेनिज्म है नहीं। तो होगा क्या यार, वहाँ पर माइक्रोफेज होती हैं। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उनके अपने अपने माइक्रोफेज हैं। लीवर का अपना है, लंग का अपना है, हालांकि शायद लंग के माइक्रोफेज को डस्ट सेल कहा जाता है, वेरीफाई कर लें लेकिन फिर भी तुम एक बार ठीक है। तो ये हमारे लंग्स का माइक्रोफेज। तो वहाँ पर क्या होगा, मान लो ये अल्वोलाई वाला रीजन, ये अल्वोलाई है ठीक है, यहाँ पर हो रहा है गैसेस एक्सचेंज, ये कैपिलरी है और एल्वोलाई के बीच में गैसेस एक्सचेंज हो रही है। कैपिलरी से ऑक्सीजन अंदर जा रही है, सॉरी कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है एल्वोलाई में, और ये फिर बाहर निकल जाएगी ठीक है, ट्रेकिया से होते हुए और नोज से होते हुए, नोस्ट्रल से होते हुए। और जो हम लोग ब्रीदिंग हवा किए थे वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो अंदर आएगी हमारे कैपिलरी में। तो होगा क्या, मान लो यहाँ पर जो भी पैथोजन आए हैं तो उसे हमारा मैक्रोफेज जो कि एक फैगोसाइटिक सेल है उसे खाना शुरू कर देगा, मतलब मारना शुरू कर देगा। तो हम वहाँ पे जब वहाँ पे कोई पैथोजन पहुँच चुका है तो हम अपने इम्यून सिस्टम के भरोसे ही, भगवान भरोसे ही जो इम्यून सिस्टम हमारा फंक्शन करे और उसे ख़त्म कर दे। लेकिन कई बार इम्यून डेफिशिएंट जो बंदा है, मान लो हो सकता है वो 65 साल से ज़्यादा बड़ा हो सकता है वो बच्चा हो सकता है उसने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया हो और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग खा रहा हो ओके, हो सकता है किसी बीमारी से वो जूझ रहा हो, किसी इलनेस, लॉन्ग टर्म इलनेस से वो पीड़ित हो, तो उसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है। उस कंडीशन में क्या होगा यार, अभिभूत हो जाएगा। कौन? माइक्रोफेज जो है ये हार मान लेगा, ये कहेगा भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे और WBC चाहिए ठीक है। तो क्या होगा, ये कैपिलरी से WBC निकल कर जाएंगे इसे मारने के लिए। जो पैथोजन आया है ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये डिवाइड करने लगे अंदर जाकर, ये रुकेगा नहीं यार, डिवाइड करने लगेगा, एक से हो सकता है हज़ार से लाख बन जाए। और इसे मारने के लिए जो माइक्रोफेज है वो कम पर रहे थे, वीक पर रहे थे, उस बंदा का इम्यून सिस्टम वीक है, बच्चा है, हो सकता है बूढ़ा हो सकता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग खा रहा हो सकता है जो कोई भी बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहा हो ओके। तो वो बेचारा, हाँ उस में क्या होगा, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। उसमें जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया वायरस जो भी है इतना ज़्यादा डिवाइड कर चुके हैं, तो उसे रोकने के लिए WBC को बुलाएगा और ज़्यादा सिपाही को बुलाएगा, भाई आ जा, मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ। तो WBC कैपिलरी से पार कर दो, चलो भाई मैं चलता हूँ, मदद करता हूँ इसकी, जाएगा यहाँ पे। तो WBC यहाँ जाएगा तो यहाँ का जो तुम्हारा ऑस्मोलरिटी है वो बढ़ जाएगी। ये जो हमारी अल्वोलाई इसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी, और ऑस्मोलरिटी बढ़ने की वजह से ये इसके ब्लड से जो यहाँ पे है, ब्लड से यहाँ से फ्लूइड निकल के भी यहाँ अंदर चला जाएगा। तो इसमें फ्लूइड भरने लगेंगे, इसमें फ्लूइड मतलब ठीक है। और फ्लूइड भरने की वजह से क्या होगा, ये तुम्हारा इन्फ्लेमेशन हो चुका है। अब ये जनरली होता है क्या है, ये अगर मान लो ये नॉर्मल अगर अल्वोलाई होता तो ये तुम्हारा फूलता रहता, फूलता चिपकता, जिस वजह से कि इसमें हवा अंदर आ रही है और हवा बाहर जा रही है। लेकिन इसमें तुम्हारा जो, तो इस वजह से मान लो इसमें फ्लूइड बढ़ गया,
अब यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज में हो रही है प्रॉब्लम। अगर ये बंदा अभी भी इस प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी ठीक कर ले तो हो सकता है इससे ज़्यादा सीवियर सिम्टम ना हो, ये ठीक हो जाए। लेकिन चूंकि इसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है तो हो सकता है ये ईजिली इसका ऑक्सीजन डिफिशिएंसी इसमें हो जाए। तो इस कंडीशन में इसे सांस लेने में होगी तकलीफ़। ओके, सांस लेने में इस बेचारे को हो रही है तकलीफ़। ये जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर इसका पल्स ऑक्सीमीटर लगा के चेक करेंगे, भाई तेरा ऑक्सीजन का लेवल क्या है ब्लड में। जो ऑक्सीजन का नॉर्मल लेवल होता है ब्लड में हो सकता है उससे काफ़ी कम हो। इसका एक्सरे करवाया जाएगा। अब जो इसका एक्सरे होगा यार, तो अगर ये नॉर्मल बंदा होता तो इसका एक्सरे कुछ इस तरह का होता। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर फ्लूइड भर रहा है हमारे लंग्स में तो वहाँ पर तुम्हारा कुछ अलग ही ओपेसिटी आ जाएगी एक्सरे में। ये देख रहे हो, ये फ्लूइड भरने की वजह से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो भाई, यहाँ पर एक लोब में भरा है फ्लूइड। हमारे जो राइट लंग है वो 3 लोब में डिवाइडेड है, फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब और थर्ड लोब। और लेफ्ट लंग जो है 2 लोब है, फर्स्ट सेकेंड लोब। ओके, एनीवे, तो यहाँ पर देख रहे हो एक लोब में फ्लूइड जमा है। तो इस तरह की कंडीशन में जहाँ पर एक लोब में प्रॉब्लम हो रही है उसे लोबर निमोनिया कहा जाता है। एनीवे, और ये जो तुम्हारा ये जो दिखलाया था हमने तुम्हें थर्ड एक्सरे, ये थी तुम्हारी कोविड-19 के चेस्ट की एक्सरे। इस कंडीशन में देखो क्या हो रही है, इसमें कई ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा पूरे लंग्स में लग रहा है ओपेसिटी है, पूरा का पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। ओके, कोविड-19 भी एक तरह का निमोनिया ही है, हमारे लंग्स के टिश्यू को भी वो इन्फ्लेमेट कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात बताऊँ यार तुम्हें, इन्फ्लेमेशन जो है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, हमारे बॉडी को बचाने का मैकेनिज्म है इन्फ्लेमेशन। लेकिन जानते हो, टू मच ऑफ एनी गुड थिंग इज बैड। किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा, कोई अच्छा भी चीज़ है अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो कुछ समय के बाद ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो ये होता है निमोनिया में। तो अगर ये बंदा अगर जल्दी इसको ऑक्सीजन सप्लाई ना मिले, हो सकता है ये मर जाएगा। यही हो रहा है कोविड-19 में, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से लोग मर रहे हैं। ओके, और सुन रहे हो ज़्यादा जो एजेड है, जो 60-65 प्लस है, वो उनका डेथ रेट ज़्यादा है। ओके, जो बच्चा है उसके मरने की चांस ज़्यादा है। एनीवे, तो डॉक्टर उसका पल्स से ऑक्सीजन देखेगा, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल देखेगा ब्लड में, एक्सरे देखेगा और एक्सरे में उसे लगा जो कुछ बंदे में प्रॉब्लम है, सीवियरिटी है, और एक्सरे मान लो कि अगर मिलता भी नहीं है तो सीटी स्कैन उसका करवा सकता है। ओके, एनीवे, तो अगर मिल गया वो बंदे में प्रॉब्लम है, ज़्यादा सीवियरिटी है, तो उसे ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा, उसको ऑक्सीजन लगा देगा। हो सकता है ऐसा डिवाइस है जो कि 1 घंटे में हो सकता है 1 मिनट में 60 kg तक ऑक्सीजन दे सके। ओके, और उससे भी मान लो सीवियरिटी कंडीशन में बंदा नॉर्मल नहीं हो पा रहा है उसमें, तो उसे वेंटिलेटर लगा दिया जाएगा। वेंटिलेशन में क्या होगा, इसका जो ये मुंह देख रहे हो, मुंह खोल देगा इसका, इसमें लरिंगोस्कोप होता है, शायद लरिंगोस्कोप कोई सा डिवाइस होता है, उसे मुंह खोल के अंदर डालेगा और उसके थ्रू पाइप यहाँ पे डाल के, लरिंगोस्कोप कोई डिवाइस है उसे इसका एपिग्लोटिस से खोलेगा और पाइप अंदर डाल के यहाँ पे लगा देगा, बैलून फुला देगा, बैलून फुलने से ये पकड़ लेगा यहाँ पे और डायरेक्ट ऑक्सीजन इसके लंग्स में डाल रहा है। ओके, इस रीजन में डायरेक्ट ऑक्सीजन डालेगा, लंग्स में ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे। इस वजह से हो सकता है उसकी, और ऊपर से मेडिकेशन दिया जाएगा उसे। अब मेडिकेशन कौन सा दिया जाएगा, अगर बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, बैक्टीरियल निमोनिया है, तो हो सकता है उसे एंटीबायोटिक दिया जाए और वो नॉर्मल हो जाए। वायरल है तो एंटीवायरल दिया जाए। कई बार हो सकता है जो फंगस की वजह से भी हो जाता है निमोनिया, जनरली होता नहीं है, काफ़ी इम्यूनोडेफिशिएंट अगर पेशेंट है, उसमें हो सकता है HIV हो, या हो सकता है कुछ और वजह से माइकोप्लाज्मोसिस की वजह से भी निमोनिया हो जाता है। कई बार बताऊँ तुम्हें यार, कई बार जो गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में, जो हमारे लंग्स में, उनके वजह से भी निमोनिया हो जाता है इम्यूनोडेफिशिएंट इंडिविजुअल में, गुड बैक्टीरिया की वजह से। ओके, तो खैर इसका पैथोजन बताना मैं भूल चुका हूँ। पैथोजन जो अगर बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो पैथोजन हो सकते हैं निम्नोकोकस बैक्टीरिया। ओके, अगर वायरस की वजह से होता है तो हो सकता है इन्फ्लुएंजा वायरस हो, और फंजाई की वजह से हो रहा है तो हो सकता है हिस्टोप्लाज्मोसिस हो। जनरली फंगाई की वजह से होता नहीं है, लेकिन किसी इम्यूनोडेफिशिएंट इंडिविजुअल में हो सकता है फंजाई की वजह से भी हो जाए। और इसके सिम्टम क्या क्या होंगे, उसे सांस लेने में तकलीफ़ होगी, जोर से सांस लेना चाहेगा वो, ब्रीदिंग रेट उसकी हाई हो जाएगी, और उसके ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगी, और ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कम होने की वजह से अगर एक सीवियर कंडीशन हो चुका है तो उसका लिप्स और उसका जो फिंगर नेल है वो ब्लूइश हो जाएगा। लिप्स और फिंगर नेल्स जो हैं वो ब्लूइश हो जाएंगे, और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से हो सकता है उसे बुखार भी हो, कफ रिफ्लेक्स होगा, कफ बाहर आएगा, कफ रिफ्लेक्स होगा।
तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं निमोनिया के, फीवर होगा, बुखार होगा, ओके। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं निमोनिया के। तो दैट्स इट, दिस इज़ फॉर निमोनिया। एंड अगले वीडियो में हम लोग कुछ हो सकता है कुछ अलग बीमारी के बारे में बात करें। तब तक के लिए गुड बाय।